मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 हमारा फिनिश हो गया है, टोटली फिनिश्ड। ओके, तो चैप्टर 6 स्टार्ट करने से पहले 8 to 10 न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर 5 के एडिशनल एक्सरसाइज में से जो हमने नहीं किए, तो सबसे पहले वो कर देते हैं। मतलब 1 या 2 लेक्चर में हो जाएगा। इन शॉर्ट आपका इस वीक से चैप्टर 6 स्टार्ट तो हो ही जाएगा। ओके, और चैप्टर 6 में एक टॉपिक अच्छा आ रहा है। आई डोंट नो कि आपको आता है कि नहीं आता है। इंटीग्रेशन, मैंने पहले भी आपको बोला था, तो वो एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है, मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स में भी आता है, तो उसमें आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं सबसे पहले चैप्टर 5 के एडिशनल न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो टेक्स्ट को बंद करो एवरीवन। चैप्टर 5 एडिशनल 5.24 देखो भी अंदर 5.24 में लिखा है क्या? एक स्टेटमेंट है आपका, एक डायग्राम दिया है। 5.24 में सबसे पहले क्या दिया है आपको? डायग्राम दिया है, और उस डायग्राम को हमें सॉल्व करना है। तो जल्दी से सॉल्व कर देते हैं इसे। 24 ओके, डायग्राम में ऐसा कुछ लिखा है, इट इज अ टाइम, और यहाँ पे डिस्टेंस है, आई थिंक सो। तो वो डिस्टेंस दिया है हमें सेंटीमीटर में, मतलब हमारा जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर में आएगा, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, डोंट फॉरगेट। ओके, डिस्टेंस टू ओके 0 to 4, मतलब बीच में 2 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये टाइम लिखा है, ये डिस्टेंस लिखा है। हमें क्वेश्चन में ये पूछा है शोन इन द फिगर इट इज अ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 0.04 किलोग्राम। मास कितना है भाई? 0.04 किलोग्राम। डन। उसके बाद क्या दिया है? व्हाट इज द टाइम बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव इम्पल्स? भाई इम्पल्स सही है, रिसीव बाय द बॉडी, what is the magnitude of each impulse? ओके, ठीक है, तो भाई कोई बात नहीं। टोटल हमें टाइम पूछा है कि टू कंसेक्यूटिव इम्पल्स के बीच कितना टाइम होगा। तो चलो सबसे पहले इट इज अ फर्स्ट इम्पल्स, मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ O A B C D। ओके, ऐसे आगे नाम आते जाएंगे, लेकिन हमें इतने सारे नाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका और मेरा नाम सफिशिएंट है, हमें और सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं। सबसे पहले यहाँ पे O to A फर्स्ट इम्पल्स, टाइम कितना हुआ? 2 सेकंड। A to B सेकंड इम्पल्स, टाइम कितना हुआ? 2 to 4, मतलब और 2 सेकंड। मतलब कोई भी 2 इम्पल्स के बीच में टाइम कितना है? 2 सेकंड। फर्स्ट आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अभी हमें दूसरे आंसर में क्या चाहिए? इम्पल्स चाहिए। तो इम्पल्स मतलब क्या? डेल्टा P M V2 माइनस V1 एम V2 माइनस V1। ठीक है, तो सबसे पहले हम V1 फाइंड आउट करेंगे और फिर V2 फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले V1, तो डिस्टेंस कितना है? 2, और टाइम 0 से 2। ओके, डिस्टेंस पहले इनिशियल में कितना था? डिस्टेंस 0, फाइनल डिस्टेंस कितना था? 2। ओके, चलो भाई, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, सो योर आंसर इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये किसमें लिखा है हमने? सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखा है। ओके, डन। फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और V2 में क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। तो दोनों में डिफरेंस तो 2 सेकंड का ही है। ओके, लेकिन ये इनिशियल पोजीशन 2 मीटर और ये फाइनल पोजीशन, सो 0 माइनस 2, तो यहाँ पे आएगा -2 सेंटीमीटर पर सेकंड, -2। ओके, समझ में आया भाई क्या किया हमने? यहाँ पे -2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अभी मुझे ये यहाँ पे लिख दो वैल्यू। ओके, तो मास कितना? 0.04। ओके, और वेलोसिटी कितनी है भाई आपके पास? लेकिन उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना भाई। 2/2 ये 1 हो जाएगा यहाँ पे भी 2/2 1। तो मतलब क्या हुआ? 10⁻²। 10⁻²
माइनस में है, -10⁻², ओके, 0.04, 10⁻² कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, -2, ओके। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, 0.08 इंटू 10⁻² kg मीटर पर सेकंड, इट इज अ फाइनल आंसर। देख लो ध्यान से, 0.08 इंटू 10⁻² kg मीटर पर सेकंड, इट इज अ न्यूमेरिकल नंबर 24। नेक्स्ट 25 नंबर, भाई आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको डायग्राम भी दिखाई देगा, 25 है। Figure shows a man standing stationary with respect to the horizontal conveyor belt that is accelerated with the 1 meter per second square. Okay. What is the net force? Okay, सबसे पहले हम डेटा लिख देते हैं। एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। और दिया है मुझे इफ द कोफिशिएंट दिया है 0.2, मतलब म्यू एस दिया है 0.2, ओके। उसके बाद कुछ दिया है, यस, मास ऑफ अ मैन, मास दिया 65 किलोग्राम। चलो अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या बोला है हमें, व्हाट इज द नेट फोर्स। सबसे पहले नेट फोर्स चाहिए, तो फर्स्ट पार्ट ये F इक्वल टू ma 65 इंटू 1, सो फाइनल आंसर 65 न्यूटन। ये था नेट फोर्स। अभी ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ ये वाला, ओके। हो गया यहाँ तक, आपको कोई डाउट भाई, श्योर, ओके। नेक्स्ट चाहिए हमें, सेकंड में ये पूछा है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द मैन शूज एंड द बेल्ट इज 0.2, तब हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए उस कंडीशन के लिए, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Fs इक्वल टू म्यूएस एन, म्यूएस एन की जगह पे mg और Fs की जगह पे ma, लेकिन ma डैश चाहिए, ठीक है। अभी ये वाला ए नहीं लेना है, अगर फ्रिक्शन चल रहा है तो कितना एक्सेलरेशन होगा वो चाहिए हमें, तो mm कट हो जाएगा। a डैश इक्वल टू म्यूएस इंटू जी, म्यूएस कितना है 0.2 और g कितना है 10, तो आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। सो आंसर एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.2 इंटू 10, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज आंसर ऑफ 25, न्यूमेरिकल नंबर 25। डन जी भाई, कंफर्म, कोई डाउट यहाँ तक, जल्दी से देख लो। (24, 25), now next 26th. A stone of mass m tied to the end of a string revolves in a vertical circle of a radius r. ओके, मतलब सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं 24, 25, नाउ इट इज अ 26। एक सर्कल दिया है, सर्कुलर मोशन, सेंटर O, इट्स अ लोअर पॉइंट, सबसे ऊपर होगा वो क्या होगा, हाइट h, और मैक्सिमम पॉइंट। रेडियस कितनी है अभी इसकी, कैपिटल R, ये याद रखना, अंदर ये लिखा था। उसके बाद क्या करना है अभी हमें, द नेट फोर्स एट द लोवेस्ट एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड आर डैश। मतलब हमें 4 ऑप्शन दिए, 4 में से एक ऑप्शन राइट है जो हमें चूज करना है, लोवेस्ट पॉइंट के लिए चाहिए और फिर हाईएस्ट पॉइंट के लिए चाहिए, ओके। चलो सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये सेंटर है यहाँ से यहाँ तक, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा mg, और यहाँ पे क्या लगेगा टेंशन। चलो तो सबसे पहले किसके लिए बात कर रहे हैं, लोएस्ट पॉइंट, ओके, उसके लिए बात कर रहे हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा भाई mg, और यहाँ पे टेंशन को मैं T1 T2 लिख रहा हूँ, तो आपका आंसर आएगा mg इक्वल टू T1, देयरफॉर mg माइनस T1, इतना फोर्स लगेगा कहाँ पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब लोएस्ट पॉइंट में। अभी हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं भाई, हाईएस्ट पॉइंट के लिए। चलो भैया, मतलब हाईएस्ट पॉइंट मतलब ये वाला पोर्शन, तो इस पॉइंट के लिए भी mg ऑलवेज कहाँ पे लगेगा, नीचे ही लगेगा, मतलब यहाँ पे mg नीचे, और इस केस के लिए टेंशन भी यहाँ पे ही लगेगा T2, क्योंकि ये है पूरा पोर्शन, तो यहाँ पे टेंशन सेंटर पे लगेगा, तो यहाँ पे भी टेंशन सेंटर पे लगेगा ना। तो इस केस में क्या करेंगे हम, हाईएस्ट पॉइंट में mg प्लस T2
ओके, देयरफॉर फोर्स इक्वल टू mg प्लस T2। फाइनल आंसर है ये आपका। तो आपका 4 में से एक ऑप्शन है जिसमें ये दोनों आंसर दिए एंड योर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। कंफर्म, श्योर, लॉक किया जाए। ओके, नेक्स्ट वन इज 27। A helicopter of mass 1000 kilogram rises with the vertical acceleration of a 15 meter per second square. The crew and the passenger weight 300 kilogram. भाई पैसेंजर का वेट और क्रू का 300 किलोग्राम है। ये द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ टोटल हमें 3 पोर्शन चाहिए। सबसे पहले फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड द पैसेंजर। भाई इस केस के लिए सिर्फ क्रू और पैसेंजर चाहिए, मतलब मुझे ये वाला मास यूज नहीं करना है, फ्लोर पे चाहिए। ओके, तो mg भी नीचे लगेगा, वो भी इन शॉर्ट आपका फाइनल आंसर आएगा m इक्वल टू जी प्लस ए। तो मास कितना 300, g मतलब 10 और a मतलब 15। सो 300 इंटू 25 75 मतलब 7500 न्यूटन। फाइनल आंसर 7500 न्यूटन। ओके, कहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन पूछी हो तो कौन सी लिखनी है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये किसके लिए था, क्रू और पैसेंजर के लिए। अभी सेकंड में क्या पूछा है आपको, हेलीकॉप्टर। भाई अभी इस बार हेलीकॉप्टर लेना है, तो अभी इस क्या लिखा है, एक्शन ऑन द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर। मतलब इस बार हमें हेलीकॉप्टर विथ क्रू लेना पड़ेगा। सो एफ इक्वल टू एम प्लस एम एंड जी प्लस ए। सो 1000 प्लस 300 और यहाँ पे 25 मतलब 1300 इंटू 25। अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप सॉल्व कर दे जो भी आंसर है आपका। ओके, ये भी ऑल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, ये हेलीकॉप्टर के लिए था, हेलीकॉप्टर और साथ में क्रू तो होगा ही भाई, तो ये उसके लिए था। मल्टीप्लाई कर देना 1300 इंटू 25, यूनिट पे लिखना न्यूटन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, डन। नेक्स्ट और सी, फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू द सराउंडिंग एयर। भाई ये बॉम्बे और चेन्नई देखो, एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर एंड फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू द सराउंडिंग एयर। भाई दोनों सेम ही होंगे भाई, क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम एयर में है, उन्होंने ये लिखा है कि विथ रिस्पेक्ट टू हेलीकॉप्टर के एयर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा और विथ रिस्पेक्ट टू एयर हेलीकॉप्टर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। भाई दोनों सेम ही होंगे, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर सेम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये हुआ कि इसका जो भी आंसर आए, सपोज उसका आंसर है एक्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आंसर एक्स ही आएगा। ओके, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बिकॉज बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो चेन्नई में आंसर क्या आएगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। कोई डाउट यहाँ तक? श्योर, देख लो जल्दी से। ओके, नेक्स्ट 28। ये बहुत अच्छा है भाई। स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 15, स्पीड दी है 15 मीटर पर सेकंड। एरिया दिया है हमें 10⁻² मीटर स्क्वायर। What is the force exerted on the wall by the impact of water? Okay, force चाहिए हमें, impact of water। चलो, force मतलब F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए। तो मुझे मास नहीं दिया है और एक्सेलरेशन भी नहीं दिया है, सिर्फ वेलोसिटी दी है और एरिया दिया है। भाई ये तो कैसे हो सकता है, कोई पॉसिबल? सर हो गया ना, m इक्वल टू ए, तो ये तो दिया है भाई। F इक्वल टू एम ए में a एक्सेलरेशन है और ये वाला a है फॉर एरिया। ओके, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो हमारी फॉर्मूला ये बनेगी F इक्वल टू एम इंटू ए।
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो उसका मतलब ये हुआ तो मास इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, अभी ध्यान रखो मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका मास, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना 1000, वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू लेंथ। ओके, ध्यान से, और लेंथ की जगह पे वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई, तो एरिया कितना 10⁻², देखो मीटर पर सेकंड लिखा ही है ऑलरेडी वेलोसिटी में। ठीक है, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो मतलब आपका आंसर आएगा 150। ओके, ये आपका मास आएगा 150। अभी ये आपका मास, ये आपकी वेलोसिटी, और टाइम में कुछ नहीं है, मतलब 1 लेना है। सो F इक्वल टू mv अपॉन टाइम। चलो चेक करो, तो भाई मास है आपका 150, ओके, वेलोसिटी है 15 और टाइम है 1, मतलब 15 का स्क्वायर कितना 225, 2250 न्यूटन। फाइनल आंसर कंफर्म जे भाई, श्योर, ये फाइनल आंसर 2250 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंदर ये लिखा है 10 1 rupee coins are put on the top of each other on a table। चलो मैं टेबल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कॉइन ड्रॉ कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10। सर ये तो सब इरेगुलर है, हो गया ना रेगुलर। मेरे पास मार्कर है, आपके पास मार्कर नहीं है, आप लोग ध्यान से करो। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 10 कॉइन दिए हैं भाई। ओके, तो अंदर ये लिखा है सबसे पहले, अभी टोटल 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, ध्यान से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ सबसे पहले तो। ओके, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, द फोर्स ऑन द 7th कॉइन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम, मतलब यहां से 7th कॉइन, बॉटम से 7th कॉइन, मतलब ये वाला 7 नंबर का कॉइन, फोर्स ऑन द 7th कॉइन ड्यू टू द ऑल कॉइन्स ऑन टॉप ऑफ इट, उसके ऊपर जितने कॉइन है ना, उसकी वजह से 7th कॉइन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो चलो भाई, सबसे पहले तो ये तीनों की 7 के ऊपर टोटल कितने बाकी है अभी, और 3 है। ठीक है, तो तीनों क्या क्या लगेगा, mg नीचे लगेगा, और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स। इन शॉर्ट उसका फाइनल आंसर आएगा 3 टाइम mg फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या है भाई, न्यूटन। तो मैंने यहाँ पे n लिखा है, ये नॉर्मल फोर्स नहीं है, न्यूटन के लिए मैंने n लिखा है। तो ध्यान रखना भाई, तीनों साथ में मत लिखना, वरना mg n हो जाएगा, थोड़े गैप छोड़ना तो पता चले कि ये यूनिट के लिए लिखा है। फिर बॉम्बे में क्या लिखा है, द फोर्स ऑन द 7th कॉइन बाय द 8th कॉइन, द फोर्स ऑफ द 7th कॉइन बाय द 8th कॉइन। ओके, डन। तो मतलब इन दोनों के बीच में, अभी इन दोनों के बीच में, मतलब ये 7th की वजह से 8th के ऊपर, लेकिन इसमें भी वही होगा कि 8th नहीं है, उसके ऊपर बाकी के 2 भी है, तो ये तीनों लेने पड़ेंगे हमें। तो इस बार भी हमें कितना मिलेगा, 3 टाइम mg न्यूटन। कितना मिलेगा भाई, 3 टाइम mg न्यूटन। और उसके बाद चेन्नई में ये लिखा है, द रिएक्शन ऑफ द 6th कॉइन ऑन द 7th कॉइन, मतलब अभी 6th की वजह से 7th पे। तो भाई मैंने 7 8 किलो लिया था, तब 8 9 10 लिए थे, अभी 6 7 ले रहा हूँ, मतलब 7 8 9 10, मतलब इस बार आंसर क्या आएगा, 4 mg न्यूटन। योर आंसर इज 4 टाइम्स mg न्यूटन। कोई डाउट भाई यहाँ तक, देख लो एक बार ध्यान से, शांति से, जल्दी नहीं है भाई, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए।
ओके डन। तो ये था हमारा 29। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं 30। ओके, एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट अ हॉरिजॉन्टल लूप एट अ स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर। v इक्वल टू 720 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 720 इंटू 5/18। आपका आंसर आ जाएगा 200 मीटर पर सेकंड। ओके डन जी भाई। अभी इसके बाद विद द एंगल 15, भाई थीटा दिया है आपको 15 डिग्री। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लूप? भाई हमें इस बार रेडियस चाहिए, तो भाई आपको कौन सी फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी? सबसे पहले वो टॉपिक किया था हमने, 2 टॉपिक किए थे, मोशन ऑफ कार ऑन अ लेवल रोड एंड मोशन ऑफ कार ऑन अ बैंक कर्व रोड। तो इसमें से कौन सी थियरी यूज करेंगे? बैंक कर्व रोड के लिए। ओके ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल दिया है इसलिए, फर्स्ट टॉपिक में एंगल नहीं था। तो अभी उसके लिए आपको फॉर्मूला याद है? मुझे नहीं याद है, आपको याद है कि नहीं? मैं ये पूछ रहा हूँ, बोलो। एक बहुत बड़ी थी और एक छोटी थी, तो ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, RG tan थीटा। हमें चाहिए रेडियस, तो सबसे पहले दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो R की जगह पे लिखेंगे हम v स्क्वायर अपॉन G tan थीटा। ओके चलो, v स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर हो गया, G मतलब 10, और यहाँ पे 10 15। भाई आपको वो बुक निकालनी पड़ेगी। ओके और उस बुक में वैल्यू देखनी पड़ेगी कि 10 15 की वैल्यू कितनी है। मेरे पास भी एक बुक है, जल्दी से देख लेता हूँ। 0. भाई लॉग नेचुरल है ना, उसमें नेचुरल 10 में देखना है आपको कि 10 15 डिग्री के लिए कितना हो रहा है। 0.2679। भाई इसको अभी आप सॉल्व करो, 40,000 डिवाइड बाई 10 मतलब एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 0.2679। ओके चेक करो, आपका आंसर आ जाएगा। डन। चलो ये कौन सा नंबर था? ये था नंबर 30। अभी हम कर रहे हैं 31। नेक्स्ट, अ ट्रेन रन्स अलोंग अनबैंक्ड सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 30 मीटर। कौन सा था ये? 31 कर रहे हैं ना। रेडियस दिया है हमें, साथ में क्या दिया है? स्पीड दी है 54 किलोमीटर पर आवर। रेडियस कितनी है भाई? रेडियस है 30 मीटर। उसके बाद हमें मास दिया है, मास ऑफ अ ट्रेन 10⁶ किलोग्राम। What provides the centripetal force required for this purpose? Okay, the engine or the rails. What is the angle? अभी हमें एंगल चाहिए भाई। अगर एंगल होता तो कितना होता? ठीक है, तो अगेन सेम फॉर्मूला में tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन RG। 54 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 54 इंटू 5/18 मतलब 315 हो जाएगा। ओके 15, तो यहाँ पे 15 इंटू 15, रेडियस 30 और जी की जगह पे 10। देखो अभी 3/4 मतलब 0.75 होगा ना, 0.75। अब आपको नेचुरल 10 में देखना है कि किस डिग्री के लिए 0.75 आंसर आ रहा है आपका। tan थीटा किस डिग्री के लिए, नेचुरल 10 में किस डिग्री के लिए 0.7500 आंसर आ रहा है। ओके वो चेक करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। भाई आपको डायग्राम दिया है 2 टेक्स्ट बुक में, देखो। A block of mass 25 kilogram is raised by a 50 kilogram man in 2 different ways.
दोनों में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो 700 न्यूटन। तो ये पूछ रहा है कि दोनों में से कौन सा वे यूज करना चाहिए तो उसको कम फोर्स देना पड़े। सबसे पहले ऐसे खींच रहा है, और दूसरा जो आपको शायद पता हो तो पता ही होगा कि हम विलेज की बात करें ना, तो उसमें बहुत कुएं में से पानी लेना हो ना, तो वहाँ पे वो ऐसे सर्कुलर होता था, उसके अंदर से वो हम लेते थे। तो इसमें भी ऐसा ही है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उसमें कम फोर्स करना पड़े, उसमें कम फोर्स करना पड़ेगा, लेकिन कितना फोर्स वो चाहिए हमें। तो सबसे पहले डेटा लिख देते हैं भाई। मास ऑफ ऑब्जेक्ट 25 किलोग्राम, मास ऑफ अ पर्सन 50 किलोग्राम। ठीक है, चलो तो अभी सबसे पहले ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, MA और MG, तो 25 इंटू 10 250 न्यूटन। और अभी पर्सन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, कैपिटल MG, कैपिटल M स्मॉल g, मतलब 50 इंटू 10 मतलब 500 न्यूटन। ओके, चलो भाई पहले केस में क्या करना है, वो नीचे से खींच रहा है, मतलब वो पर्सन का भी वेट आएगा और ऑब्जेक्ट का भी आएगा, मतलब आपका टोटल आंसर क्या हो जाएगा 500 प्लस 250 मतलब 750। और सेकंड केस में क्या कर रहा है, वो सर्कुलर गरगड़ी कहते हैं उसे, उसके ऊपर से खींच रहा है, तो उसको अपना मास नहीं खींचना पड़ेगा क्योंकि उसमें अपना खुद का मास था, वो भी उसे यूज करना पड़ेगा। इस बार क्या होगा, उसका इतना मास कैंसिल हो जाएगा। सो योर आंसर इज 250। मतलब दोनों में से कौन सा वे इजी है, बॉम्बे वाला वे इजी है। ठीक है, बॉम्बे वाले वे से वो इजीली कर सकेगा। तो कोई डाउट है भाई यहाँ तक? श्योर। तो हमने स्टार्ट किए थे आज एडिशनल न्यूमेरिकल 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ओके, तो यहाँ तक हो गए हमारे 31 एंड 32 ऑल्सो। यस, 32 ऑल्सो। नेक्स्ट लेक्चर में 33 से लास्ट तक कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क एनर्जी पावर। डन। तो एक बार देख लेना ये न्यूमेरिकल और लिख भी लेना। ओके, आपको एक फेयर बुक बनानी है भाई, जल्दी से सुन लो। फेयर बुक में क्या करना है, अभी हम जो भी कर रहे हैं वो आप लोग एक बुक में लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्या करेंगे, बहुत सारी बुक हो जाएगी, 8 to 10 बुक्स हो जाएगी फिजिक्स की। तो एग्जाम में क्या करेंगे, एक फेयर बुक बनाएंगे आप लोग। उसमें क्या होगा, सीक्वेंस के हिसाब से लिखना है। उसमें क्या करना है आपको, सीक्वेंस के हिसाब से लिखना है, क्योंकि अभी हम एडिशनल भी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन फेयर बुक में सिर्फ टेक्सचुअल ही होगा। उसमें आपको सीक्वेंस के हिसाब से थियरी लिखनी है, उसके बाद एग्जाम्पल लिखने हैं, और उसके बाद इलस्ट्रेशन लिखना है। अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत लोड हो जाएगा तो एग्जाम्पल मत लिखना, क्योंकि वो तो टेक्स्ट बुक में है ही, लेकिन सब थियरी और एक्सरसाइज एक अलग बुक में, फेयर बुक में लिख देना। तो एग्जाम के टाइम वही 2 या 3 बुक जो होगी वही आपको रीड करनी, उसमें 10 या 15 बुक नहीं रीड करनी पड़ेगी आप। तो अभी साहब ये करना तो 12th में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना रख रहे हैं भाई, हमारा 32 तक हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में सब कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, बाय बाय।